हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में केंद्रीय व्यक्तियों यानी कि जनक पितामह के रूप में स्वीकार्य विद्वानों की एक सूची दी जा रही है। इसमें से इस सूची में कौन सा केंद्रीय व्यक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शंस हैं अगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर। आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में केंद्रीय व्यक्तियों या जिन्हें हम जनक बोलते हैं या पितामह के नाम से जाने जाते हैं, उन विद्वानों की एक लिस्ट है। नीचे ऑप्शंस में नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन एक नहीं है ये बताना है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? बताइए। बताइए क्या होगा? अगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? किंग्सले डेविस। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, इनकी जो एक बुक का नाम है ह्यूमन सोसाइटी है। किंग्सले डेविस की बुक का नाम क्या है? ह्यूमन सोसाइटी। और कम्युनिटी की एक डिफिनीशन है जो कि एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है, जैसे कि जो कि है समुदाय को एक ये छोटा क्षेत्रीय समूह बताते हैं। समुदाय एक छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्र जो होते हैं वो सभी उसमें आ जाते हैं। इस तरीके की एक इनकी डिफिनीशन है समुदाय की। समुदाय को किसने छोटा क्षेत्रीय समूह कहा है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो किंग्सले डेविस है यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन हैं दुर्खीम, जॉर्ज सिमेल, मैकेवर एंड पेज, जिन्सबर्ग। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, ये किसका कहना है? दुर्खीम, सिमेल, मैकेवर एंड पेज, जिन्सबर्ग ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? किसका कहना है? बताइए। जॉर्ज सिमेल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक थे। ठीक है, सिमेल क्या थे? स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसे हम फॉर्मल स्कूल के नाम से जाना जाता है, इसके ये समर्थक थे या जनक थे। ठीक है, जॉर्ज सिमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के या जिसे फॉर्मल स्कूल भी बोला जाता है उसके जनक थे। ये जो संप्रदाय था स्वरूपात्मक, वो क्या चाहता था, क्या कहता था कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहता था। ये जो यहाँ इस संप्रदाय के जो विद्वान थे वो ज्यादातर क्या थे? जर्मनी के थे। तो इस वजह से फॉर्मल स्कूल या जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसको जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। और समाजशास्त्र को ये एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे इस संप्रदाय के जो विद्वान थे वो। इसके अलावा सिमेल पर आते हैं, तो सिमेल जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, उसको समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हैं। तो ये याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि संघर्ष को समाज के विकास के लिए किसने महत्वपूर्ण माना है, आवश्यक माना है? तो सिमेल ने माना है। प्रकार्यात्मक ये संघर्षवादी में आते हैं। ठीक है, जॉर्ज सिमेल। ठीक है, इसके अलावा कोजल भी आते हैं इसमें, तो कोजल के साथ साथ सिमेल भी है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलेक्स एंकल्स ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने के 3 पथ्य बताए हैं। आइए देखते हैं
तुलनात्मक, ऐतिहासिक और प्रकार्यात्मक। ऑप्शन बी पे है उद्विकासवादी, प्रकारवादी और वैज्ञानिक। ऑप्शन सी है अनुभवशित, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक। एंड लास्ट ऑप्शन डी है ऐतिहासिक, अनुभवशित और विश्लेषणात्मक। इंपॉर्टेंट है। एलेक इंकर्स ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने के लिए किन तत्वों या किन पद्धतियों की बात की है? ये तीन कौन से हैं? इनकी बुक का नाम है व्हाट इज सोशियोलॉजी। एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? ऐतिहासिक, अनुभवशित और विश्लेषणात्मक। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यहाँ किसका कथन है? जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं हो जाती तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में इनमें से किसका ये कहना है? ऑप्शंस में है हेगल, सोरोकिन, स्पेंसर एंड मैक्स वेबर। हेगल, सोरोकिन, स्पेंसर, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्पेंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है। ठीक है, डार्विन यानी डार्विन जो थे उद्विकास के जनक थे। यहाँ पर जो स्पेंसर हैं उनको सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है। सामाजिक डार्विन जो सामाजिक उद्विकास के जनक हैं वो कौन है? तो ये याद रखिएगा स्पेंसर है। स्पेंसर को एक सामाजिक डार्विनवादी भी कहा जाता है और ये डार्विन से प्रभावित थे स्पेंसर, जो कि डार्विन की जो विकास का जो सिद्धांत है, सर्वोत्तम उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है, उससे ये जो है प्रभावित थे। और इनकी जो स्पेंसर्स की जो बुक्स हैं जैसे कि सोशल स्टैटिक्स है, ठीक है, एक बुक का नाम क्या है? सोशल स्टैटिक्स है। फर्स्ट प्रिंसिपल नाम है इनकी बुक का द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है। क्या नाम है? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो इनकी बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी है, द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। एंड नेक्स्ट जो है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं स्पेंसर की जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है समुदाय, संस्था, समाज, समिति। समुदाय, संस्था, समाज, समिति ऑप्शंस में है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या कहते हैं? सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहा जाता है? समाज। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा था? मैकेवर एंड पेज ने कहा था। और इनके लिए क्या है समाज? चूंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है तो समाज क्या हो जाएगा? अमूर्त हो जाएगा। ठीक है, अब संबंधों का निर्माण कैसे होता है? संबंधों का निर्माण, रिलेशंस का निर्माण कैसे होता है? रिलेशंस कैसे बनते हैं? जो सामाजिक संबंध है उनका निर्माण कैसे होता है? तो जब व्यक्ति दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ अंतर क्रिया करता है अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ वो अंतर क्रिया करेगा, तो अंतर क्रिया के बाद ही, अंतर क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही क्या होगा? सामाजिक संबंधों का निर्माण होगा। और ये जो अंतर क्रियाएं हैं वो 3 स्तरों पर होती हैं। ठीक है, अंतर क्रियाएं कितनी होती है? 3 स्तरों पर होती हैं। एक स्तर क्या है? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में। ठीक है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच में क्या होगी? अंतर क्रिया होगी। ठीक है, दूसरी अंतर क्रिया का स्वरूप क्या है?
व्यक्ति और समूह के बीच में जो देखने को मिल रही है, व्यक्ति और समूह के बीच में। एंड लास्ट में थर्ड नंबर पर समूह और समूह के बीच में जो अंतर क्रिया होती है वो। तो संबंधों का निर्माण कैसे होता है? अंतर क्रियाओं से, सामाजिक अंतर क्रियाओं के परिणाम स्वरूप संबंधों का निर्माण होता है। जब व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूहों के बीच में अंतर क्रिया होती है, अंतर क्रिया करता है, तो उस अंतर क्रिया से ही संबंधों का निर्माण होता है। और ये जो अंतर क्रिया होती है वो 3 तरह की होती है, 3 स्तरों पर होती है। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, दूसरा व्यक्ति या समूह के बीच में, और फिर समूह और समूह के बीच में अंतर क्रिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन है पड़ोस, राजनीतिक दल, जातीय संघ, ट्रेड यूनियन। पड़ोस, राजनीतिक दल, जातीय संघ, ट्रेड यूनियन ऑप्शंस में है। कम्युनिटी का इसमें कौन सा एक एग्जाम्पल है, ये बताना है। तो क्या होगा यहाँ पर? बताइए। पड़ोस। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। समुदाय, अब समुदाय के बारे में बोगार्डस क्या कहते हैं? इनकी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। इन्होंने क्या कहा? समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है और जो निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि एक ऐसा समूह जिनमें कुछ मात्रा में या कुछ अंश में हम की भावना रहती है और वे निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? समुदाय कहेंगे। तो 2 मूल तत्व हैं, बातें हैं इनकी बोगार्डस की, जो इन्होंने समुदाय के परिप्रेक्ष्य में कही है, समुदाय के संदर्भ में कही है। एक हम की भावना और दूसरा निश्चित क्षेत्र। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो मैकेवर है वो समुदाय के 2 आधार की बात करते हैं। एक तो वी फीलिंग, सामुदायिक जो भावना है वो, और दूसरी है स्थानीयता। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि समुदाय के जो आधार हैं वो जो 2 आधार है, स्थानीयता और जो सामुदायिक भावना है, किसने बताए हैं? मैकेवर ने बताए हैं। इसके समुदाय के जो लक्षण है, उन लक्षणों के बारे में बात करें या हम कह ले कि विशेषताएं क्या होती है कम्युनिटी की, तो निश्चित क्षेत्र होता है, जैसे कि डेफिनेशन में आप लोगों ने देखा। सामुदायिक भावना होती है, स्वतः विकास होता है, अपने आप विकास होता है समुदाय का, और इसकी समान जीवन या जो समान संस्कृति होती है वो पाई जाती है समुदाय में। आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। अनिवार्य सदस्यता होती है, ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है, अनिवार्य सदस्यता होती है। व्यापक उद्देश्य होते हैं, मूर्तता होती है, यानी हम उसे देख सकते हैं। स्थायित्व होती है, यानी स्थायीपन होता है इसका। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी इसकी। नेक्स्ट है, समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? विशिष्ट नाम, स्वतः जन्म, हम की भावना, अमूर्त। यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो विशिष्ट नाम, स्वतः जन्म, हम की भावना और अमूर्त है यहाँ पर ऑप्शंस में। तो कौन सी विशेषता नहीं है समुदाय की? तो अमूर्तता। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। अभी आप लोगों को बताया गया मूर्त होता है समुदाय, देख सकते हैं हम उसे। नेक्स्ट है, व्यक्तियों का समूह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल करके साथ कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? व्यक्तियों का समूह है जो किसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, किसी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मिलजुल करके लोग काम कर रहे हैं। व्यक्तियों का जो समूह है वो मिलजुल करके कार्य कर रहा है किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वो क्या कहलाएगा? परिस्थिति कहलाएगा, संस्था कहलाएगा, समिति कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा? समिति। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, समिति कहलाएगा। मैकेवर ने क्या कहा था समिति के बारे में? कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसे समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित किया जाता हो। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसे समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, वो ही क्या है? समिति है। ये मैकेवर एंड पेज ने कहा। बोगार्डस क्या कहते हैं? किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा जो मिलजुल करके जो कार्य करना होता है, जो मिलजुल कर वे कार्य करते हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो ही समिति है। ठीक है, तो ये बोगार्डस का कहना था।
इसकी जो समिति है, इसकी अगर विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो व्यक्तियों का संगठन होता है, व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। हम मूर्त कहते हैं इसे, ये मूर्तता है, इसे देखा जा सकता है। उद्देश्य इसके समान होते हैं, विचार पूर्वक सोच समझ करके इसकी स्थापना की जाती है, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सोच समझ के इसकी स्थापना की जाती है। नियमों की व्यवस्था होती है, यानी नियमों पर आधारित होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इसके अलावा अस्थायी प्रकृति होती है, जब तक नीड्स होती है तब तक। ऐच्छिक सदस्यता होती है, इंपॉर्टेंट ऐच्छिक सदस्यता है, ठीक है। उस समिति की क्या है, एक इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य सदस्यता नहीं है, जैसे समुदाय में अनिवार्य सदस्यता है, यहाँ पर ऐच्छिक सदस्यता है समिति की, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति के अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हैं, उसको क्या या हम कहें कि क्या कहते हैं, ठीक है, उसे जाना जाता है। वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति के अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हैं, उसको जाना जाता है। ऑप्शन हैं जन्म का परिवार, विस्तृत परिवार, जनन का परिवार या फिर पितृसत्तात्मक परिवार। जन्म का परिवार, विस्तृत परिवार, जनन का परिवार या फिर पितृसत्तात्मक परिवार। तो क्या होगा यहाँ पर, जनन का परिवार। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को कई बार बताया गया है वार्नर, ठीक है। वार्नर ने नाभिकीय परिवार, ठीक है, वार्नर है, उन्होंने नाभिकीय परिवार, जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, नाभिकीय परिवार, ठीक है। नाभिकीय परिवार के क्या बताए थे, दो प्रकार बताए थे। एक बताया था उन्होंने जन्म मूलक परिवार और दूसरा प्रजनन मूलक परिवार। जन्म मूलक परिवार को फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन बोला जाता है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन बोला जाता है, जिसकी भी इंग्लिश आप लोगों को बताई जाती है ना वर्ड्स की, तो उनको याद रखा करिए। हिंदी में कई बार होते हैं अलग अलग वर्ड्स दे दिए जाते हैं, और इंग्लिश चूंकि वही होता है एक वर्ड, तो वहां से आप देख सकते हैं, जब कंफ्यूज आप हो तो वहां से देख सकते हैं। तो जो जन्म मूलक परिवार है या जनन परिवार है, उसको फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन बोला जाता है, और जो प्रजनन का परिवार है उसको फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बोला जाता है। जो जन्म मूलक या जनन का परिवार है उसमें क्या होता है, जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है, उस परिवार में उस व्यक्ति का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, उसी में उसका पालन पोषण हो रहा है। तो ऐसे परिवार में कौन कौन होंगे, माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है। तो जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है, जिस परिवार में उसका पालन पोषण हो रहा है, उसमें माता पिता और भाई बहन रह रहे हैं, उसको हम जनन का परिवार कह रहे हैं। इसके अलावा जन्म मूलक परिवार कह रहे हैं, ठीक है। और जो प्रजनन जो परिवार है, प्रजनन परिवार, तो उसमें व्यक्ति इस परिवार का निर्माण खुद करता है। विवाह के बाद, मैरिज के बाद व्यक्ति उस परिवार का निर्माण स्वयं करता है। इस परिवार में कौन होंगे, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, प्रजनन का परिवार कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रजनन का परिवार या जनन का परिवार। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, कहलाता है। ऑप्शन से समिति, समुदाय, परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं। पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाएगा, इनमें से समिति कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा, परिवार कहलाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परिवार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैकेवन ने क्या कहा था, परिवार एक ऐसा समूह है जिसे व्यक्ति अपनी पशु अवस्था से साथ लेकर आया है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। मर्डॉक ने क्या कहा था, परिवार को सार्वभौमिक संस्था कहा था। उन्होंने 250 समाजों का क्या किया था, अध्ययन किया था मर्डॉक ने, और सोशल स्ट्रक्चर इनकी मर्डॉक की बुक है। और इन सभी समाजों में उन्होंने क्या पाया था कि परिवार का जो स्वरूप है वो उन्हें देखने को मिला था, और उस आधार पर उन्होंने कहा परिवार सार्वभौमिक संस्था है। ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर परिवार का कोई भी स्वरूप
ना पाया जाता हो, ये कहना मुरडॉक का था। और डेविस क्या कहते हैं, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हैं या फिर परस्पर आपस में नातेदारी पर आधारित है। ठीक है, यानी परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित व परस्पर नातेदारी से संबंधित है, ये किंग्सले डेविस ने कहा है। यहाँ पर जो आपको मैकेवर ने बताया है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे व्यक्ति पशु अवस्था से साथ लेकर आया है, ये इसके अलावा सार्वभौमिक संस्था है परिवार, ये दो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, इरावती कार्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार एवं विवाह के परिवार में कोई सुस्पष्ट भिन्नता नहीं है, क्योंकि वहां, आइए देखते हैं, ऑप्शन ए है भ्राता भंगिनी संतति विवाह प्रथा है, ऑप्शन बी है ग्राम बहिर्विवाह की अनुपस्थिति है, ऑप्शन सी है द्रविड़ सांस्कृतिक विशिष्टाचार है, एंड लास्ट में ऑप्शन डी है वैवाहिक संस्कारों में थाली की केंद्रिता है। तो क्या है, दक्षिण भारत में जन्म के परिवार और जो विवाह के परिवार में उसमें कोई सुस्पष्ट अंतर नहीं है, इरावती कार्वे के अनुसार क्या है, किसकी बात उन्होंने की है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इनकी एक बुक है, हिंदू सोसाइटी इनकी दो बुक है, ये दूसरी बुक हिंदू सोसाइटी है। और जाति को विस्तारित नातेदारी समूह कहा है। जाति व्यवस्था के दो तत्व बताए थे या दो लक्षण थे जो महत्वपूर्ण उन्होंने बताए थे, एक अंतर्विवाह और दूसरा परंपरागत व्यवसाय। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, भ्राता भंगिनी संतति विवाह प्रथा, वहां पर उस प्रथा का प्रचलन है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है जादू आभासी विज्ञान है। ऑप्शन है एस.सी. दुबे, टाइलर, फ्रेजर, दुर्खीम। जादू को आभासी विज्ञान किसने कहा, एस.सी. दुबे, टाइलर, फ्रेजर, दुर्खीम ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेजर। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेजर धन की उत्पत्ति जादू टोने से बताते हैं, ठीक है, या धन की जो प्रारंभिक अवस्था है वो जादू टोने को बताते हैं, ठीक है। और इन्होंने जादू को आभासी विज्ञान या आभासी कला भी कहा है, तो याद रखिएगा आभासी कला भी पूछा जा सकता है, तो फ्रेजर ने कहा है। और धन की उत्पत्ति का जो प्रारंभिक अवस्था रही है धन की उत्पत्ति की, तो वो क्या बताया इन्होंने जादू टोने को बताया है। नेक्स्ट है, टोटेम का अर्थ है, ऑप्शन है एक वस्तु जो जीवित या निर्जीव है किंतु जिसके साथ लोगों का रहस्यमय संबंध पाया जाता है, एंड ऑप्शन बी में है मानववाद, आत्मावाद, एंड लास्ट में है जीवित सत्तावाद। तो टोटेम का यहाँ पर अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो क्या होगा ऑप्शन ए, एक वस्तु जो जीवित या निर्जीव है किंतु जिसके साथ लोगों का रहस्यमय संबंध पाया जाता है उसे हम टोटम कहेंगे, ठीक है। ये कोई वस्तु भी हो सकती है, पेड़ पौधे कुछ भी हो सकते हैं। और अरुंडा की जो जाति थी, ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जो जाति है उस पर जो जनजाति है वो उस पर अध्ययन किसका रहा है, इमाइल दुर्खीम का रहा है ना। और धन का प्रारंभिक स्वरूप टोटम को किसने माना था, दुर्खीम ने ही माना था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे। एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हो उसे हम क्या कहेंगे, अंतर विवाह कहेंगे, समूह विवाह कहेंगे, बहु विवाह कहेंगे या फिर बहुपति विवाह कहेंगे। क्या होगा यहाँ पर बहुपति विवाह। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है। आइए ऑप्शन देखते हैं, यौन संतुष्टि, लिव इन रिलेशनशिप, इस प्रकार के संगठन से उत्पन्न बच्चों की वैधता या फिर आर्थिक सहयोग।
कौन सा कारक विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है? यौन संतुष्टि, लिव इन रिलेशनशिप, इस प्रकार के संगठन से उत्पन्न बच्चों की वैधता, या फिर आर्थिक सहयोग। तो क्या हो जाएगा? लिव इन रिलेशनशिप। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? इनमें से कौन एक है जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? ऑप्शन से जातिवाद, नगरवाद, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद। चुनौती नहीं है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, ये पूछा जा रहा है। जातिवाद, नगरवाद, सांप्रदायिकतावाद या फिर क्षेत्रवाद। तो क्या हो जाएगा? नगरवाद। और ये नगरवाद की अवधारणा लुईस वर्ग की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति के लिए जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर निश्चित कर्तव्यों को पालन न करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। किसका कहना है? रॉबर्ट सी ब्रुक्स, इलियट एंड मेरेल, फेयरचाइल्ड एंड सदरलैंड ऑप्शंस में है। रॉबर्ट सी ब्रुक्स, इलियट एंड मेरेल, फेयरचाइल्ड, सदरलैंड ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इलियट एंड मेरेल। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस हैं, सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी है, एंड लास्ट में प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन की कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है? सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। तो यहाँ पर क्या है? सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, हर समाज में हर जगह हमें देखने को मिलता है, इसकी गति एक समान भी नहीं होती। यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं है, इसका संबंध क्या है? व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के बारे में, सामाजिक संबंधों में जो आने वाला जो परिवर्तन है, या सामाजिक संबंधों में जो होने वाला परिवर्तन है, ठीक है, होने वाला, तो सामाजिक संबंधों में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, उसको ही सामाजिक परिवर्तन किसने कहा है? मैकएवर एंड पेज ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और मेरिल एंड एल्ड्रिज, जो मेरिल एंड एल्ड्रिज हैं, उन्होंने क्या कहा? जो मानवीय क्रियाएं होती हैं, मानवीय क्रियाओं में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो ही सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन किसने कहा है? मेरिल एल्ड्रिज ने कहा है। और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को किसने कहा है? सामाजिक परिवर्तन, मैकएवर ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, आई.पी. देसाई, आर.के. मुखर्जी। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, आई.पी. देसाई, आर.के. मुखर्जी ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? किसकी है ये बुक? एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनके जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन यानी संस्कृतिकरण की अवधारणा, प्रभु जाति की अवधारणा, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, आधुनिकीकरण, वोट बैंक की राजनीति, है ना, उन्होंने बताई थी वोट बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, ये सभी एम.एन. श्रीनिवास के हैं। एंड आपको फोल्डर एक मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा, तो वहां पर दो वीडियोस हैं, एक संस्कृतिकरण और दूसरी है प्रभुत्व जाति। ये दोनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम, चाहे वो नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आपका जीआईसी हो, पीजीटी हो ना, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि कॉन्सेप्ट क्या है,
उसकी विशेषताएं क्या है, लक्षण क्या है, कहाँ पर अध्ययन किया है, किस बुक में उन्होंने बात की है, किसका है। तो उस वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। तो वहां से देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा है फोल्डर में मिल जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणाएं करके फोल्डर बना हुआ है नाम। तो एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वे संस्थाएं जो मानव उत्पादन एवं वितरण के प्रबंधन से संबंधित है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आर्थिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं या फिर शैक्षणिक संस्थाएं। ऐसी संस्थाएं जो मानव उत्पादन और वितरण के प्रबंधन से संबंधित है, उन संस्थाओं को हम क्या कहेंगे? आर्थिक संस्था कहेंगे, सामाजिक संस्था कहेंगे, राजनीतिक संस्था कहेंगे या फिर शैक्षिक संस्था कहेंगे? क्या होगा यहाँ पर? आर्थिक संस्था, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है नियमों की संरचना, प्रतीक, एक अमूर्त व्यवस्था, व्यक्तियों का समूह। कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? इंस्टीट्यूशन की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? नियमों की संरचना, प्रतीक, एक अमूर्त व्यवस्था या फिर व्यक्तियों का समूह। क्या हो जाएगा? व्यक्तियों का समूह। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और हैमिल्टन ने क्या कहा था? हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का गुच्छा कहा था। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का गुच्छा किसने कहा है? तो हैमिल्टन ने कहा है। और संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई किसने कहा है? संस्था, इंस्टीट्यूशन को जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसकी इकाई किसने कहा है? गिलिन एंड गिलिन ने कहा है। और इनकी जो बुक है वो क्या है? कल्चरल सोशियोलॉजी है। गिलिन एंड गिलिन की बुक का नाम क्या है? कल्चरल सोशियोलॉजी है। तो यहाँ पर व्यक्तियों का समूह ये इसकी विशेषता नहीं है, नियमों पर आधारित होती है, नियमों की व्यवस्था होती है, संस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, हम समिति के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के, यह किसने कहा है? ग्रीन, वॉट, समनर, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस में है। हम समिति के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के। इसका कहना है ग्रीन, वॉट, समनर, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस में है। तो मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी इकाई सांस्कृतिक सकुल में नहीं है? आइए देखते हैं। परिवार, विवाह, धार्मिक कृत्यों में अगरबत्तियां, शिक्षा। पूछा जा रहा है कौन सी इकाई, कौन सी यूनिट सांस्कृतिक सकुल यानी कल्चरल सेट में नहीं आती है? परिवार, विवाह, धार्मिक कृत्यों में अगरबत्तियां या फिर शिक्षा। अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियोस के कुछ आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। वहां से एक आपको फोल्डर मिलेगा स्टेटस, रोल एंड कल्चर्स के नाम से। वहां पर स्टेटस यानी प्रस्थिति से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं, प्रस्थिति क्रम, प्रस्थिति सकुल क्या होता है, बहुल प्रस्थिति क्या है, प्रस्थिति तनाव क्या है, भूमिका से संबंधित अवधारणाएं, भूमिका ग्रहण क्या है, ठीक है, भूमिका दूरी क्या होती है, रुग्ण की भूमिका क्या है, भूमिका जो बहुल भूमिका है वो क्या होती है, और भी जो कई सारी अवधारणाएं हैं। इसके अलावा अब जैसे यहाँ पर सांस्कृतिक सकुल आया है ना, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक जो क्षेत्र है, इसके अलावा और भी सांस्कृतिक तत्व क्या होता है, सांस्कृतिक लय क्या है, ये इससे रिलेटेड और भी कई सारी हैं कॉन्सेप्ट्स हैं। उन सभी को उन वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा इन सभी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेटमेंट देकर के पूछ लेते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं किसका कॉन्सेप्ट है, तो उन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप सभी कर लेंगे जो भी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो सांस्कृतिक सकुल में नहीं पूछा जा रहा है उसमें क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, धार्मिक कृत्यों में अगरबत्तियां। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब सांस्कृतिक शकुल का निर्माण कैसे होता है, कई सारे जो हम कह ले तत्व होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो तत्व होते हैं सांस्कृतिक शकुल में, उसका निर्माण कई सारे सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर के होता है। अब जैसे हम विवाह को ले लेते हैं, ठीक है, विवाह, ठीक है, जो विवाह है वो क्या है, एक सांस्कृतिक शकुल है। अब इसका निर्माण कई सारे सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर हुआ है। अब तत्व इसमें क्या हो जाएंगे, जैसे कि एंगेजमेंट हो जाएगा, ठीक है, एक ये प्रक्रिया देखने को मिलती है विवाह में। इसके अलावा तिलक जो होता है वो, फिर वरमाला, फिर जो प्रतिभोज या जो हम जो फेरे लेते हैं, ठीक है, ये, और फिर लास्ट में जो विदाई होती है, तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी सांस्कृतिक तत्व। जब ये सभी मिलते हैं तब सांस्कृतिक शकुल का निर्माण होता है। सभी ये क्या होगा, तभी विवाह पूरा होगा, विवाह होगी, ठीक है, शादी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, जो विवाह है सांस्कृतिक शकुल हो जाएगा, और जो उसमें सारी जो प्रक्रियाएं हुई वो सभी सांस्कृतिक तत्व में आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है संस्कृतियों का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर करना कहलाता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, एकीकरण, पर संस्कृतिकरण या फिर प्रजातीय केंद्रीयकरण। प्रजाति केंद्रीकरण। संस्कृतियों का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर करना क्या कहलाएगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाएगा, एकीकरण कहलाएगा, पर संस्कृतिकरण कहलाएगा या फिर प्रजाति केंद्रीकरण कहलाएगा। क्या होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, प्रजाति केंद्रीकरण। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समनर की अवधारणा थी, ठीक है, समनर की थी और फोक वेज में उन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति को अपनी ही संस्कृति बेस्ट लगती है, अच्छी लगती है, और व्यक्ति किसी भी दूसरे संस्कृति को अपनी संस्कृति के जो मानदंड है, मूल्य हैं, उनके अनुसार ही दूसरी संस्कृति का मूल्यांकन करता है, उसको देखता है, परखता है। तो ये क्या कहलाता है, प्रजाति केंद्रीकरण होता है। और इसमें लास्ट में वो पाता है कि अपनी जो संस्कृति है वो बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, दूसरी की संस्कृति क्या है, निम्न है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबना की जो अवधारणा है उसका सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले इनमें से किसने किया। ऑप्शन है टाइलर, टीबी बोटोमो, ऑकबर्न, मैकेबर एंड पेज। टाइलर, टीबी बोटोमो, ऑकबर्न, मैकेबर एंड पेज ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक अभौतिक संस्कृति की बात की थी, अनुकूलन संस्कृति पर भी इनका नाम आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा तीनों, और आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है सांस्कृतिक विलंबना होता क्या है। नेक्स्ट है 1838 ईस्वी के पूर्व समाज शास्त्र जाना जाता था। ऑप्शन हैं सामाजिक रसायन, सामाजिक अर्थशास्त्र, सामाजिक भौतिकी या फिर इनमें से कोई नहीं। सामाजिक रसायन, सामाजिक अर्थशास्त्र, सामाजिक भौतिकी या फिर इनमें से कोई नहीं। 1838 से पहले समाजशास्त्र को हम किस नाम से जानते थे। तो क्या हो जाएगा, सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक थे। उन्होंने समाजशास्त्र शब्द से पहले सामाजिक भौतिकी शब्द दिया था, तो उसके बाद में उन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था। और अगस्त कॉम्ट के जो गुरु थे कौन थे, सेंट साइमन थे, ठीक है। क्या नाम है उनका, सेंट साइमन थे। साइमन से ये प्रभावित थे अगस्त कॉम्ट। प्रत्यक्षवाद के भी ये जनक थे, ठीक है। इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण भी दिया था अगस्त कॉम्ट ने। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है 1919 में किसने बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया। बंबई विश्वविद्यालय जो अभी मुंबई यूनिवर्सिटी है, तब 1919 में किसने सोशियोलॉजी की जो स्टडी है उसको शुरू की थी, अध्यापन शुरू किया था। जीएस घुरिये, पैट्रिक गिडेस, मर्टन, मैकेवर एंड पेज।
जेस गुरिये, पैट्रिक गेडिस, मर्टन, मैकएवर एंड पेज ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा बताइए। पैट्रिक गेडिस हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित नहीं करता है। प्रदत्त परिस्थिति, लिंग, आयु, जाति, शिक्षा ऑप्शंस में है। लिंग, आयु, जाति, शिक्षा ऑप्शंस में है। प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित इनमें से कौन सा नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, शिक्षा होगा। शिक्षा किसमें आएगी, अर्जित आएगी। जेंडर, लिंग यानी जेंडर, बाय बर्थ, आयु, ठीक, ये प्रदत्त परिस्थिति में आएगा। और जो जाति है ये भी प्रदत्त परिस्थिति में आएगा। शिक्षा, इसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, कुशलता से प्राप्त करता है। आगे जाकर वो व्यक्ति कुछ भी जो बनेगा, जैसे IAS ऑफिसर बन जाए, टीचर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वकील, पुलिस, कुछ भी बन रहा है, व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त कर रहा है, वो किस में आएगा, अर्जित परिस्थिति में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन है आर.के. मर्टन, नाडेल, लिंटन, विस्लर। परिस्थिति पुंज, आर.के. मर्टन, नाडेल, लिंटन, विस्लर। इसका कॉन्सेप्ट है, देखिए डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया, स्टेटमेंट भी देकर पूछा जाता है और फिर उसको बताना होता है ये क्या कहलाए। परिस्थिति पुंज है, बहुल परिस्थिति है, बहुल भूमिका है, क्या कहेंगे, इस तरीके से पूछा जाता है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए आप लोगों को कहा जा रहा है जितने भी नए लोग हैं वो सभी जो है प्लेलिस्ट में जाकर स्टेटस रोल एंड कल्चर नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पर उन वीडियोस को देख लें। आपको कुछ वीडियोस हैं जिनमें कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्लेन किया गया है, प्लस इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को वहां पर कराया गया है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट किसका है, आर.के. मर्टन का है, रॉबर्ट किंग मर्टन का है। परिस्थिति पुंज की अवधारणा, इसमें क्या होती है, व्यक्ति की केवल एकमात्र ही परिस्थिति नहीं होती, कुछ परिस्थिति व्यक्ति को जन्म से मिलती है और कुछ परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। अब जब इन सारी परिस्थितियों को हम एक कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, इन सभी परिस्थितियों का जो योग है वो ही क्या कहलाता है, परिस्थिति पुंज का कहलाता है। ये कहना मर्टन का है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को कहते हैं। ऑप्शन है समाजीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक स्थिरीकरण या फिर सामाजिक नियंत्रण। व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमान को हम क्या कहेंगे, समाजीकरण कहेंगे, सामाजिक संरचना कहेंगे, सामाजिक स्थिरीकरण कहेंगे या फिर सामाजिक नियंत्रण कहेंगे। क्या होगा, व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए समाज द्वारा जो डाला गया दबाव है उसको सामाजिक नियंत्रण कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल के जनक कौन थे, E.A. रॉस थे। ठीक है, इनकी जो बुक का नाम है सोशल कंट्रोल है। व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की थी, E.A. रॉस ने ही की थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करेगा। थैंक यू।